तो उस चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी। अच्छा, इसमें भी आपके पास एनर्जी का काफी पार्ट जो है वो नॉलेज बेस है, यानी आपके पास सिंपल उसमें आपको एनर्जी की टाइप्स पता हो। आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी होती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं कि जिन्हें हम रीयूज कर सकते हैं। कुछ एनर्जीज की टाइप्स ऐसी होती है कि जिसे हम रीयूज नहीं कर पाते। तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस और एग्जांपल्स जो होंगी वो नॉलेज बेस है, वो हम रीडिंग करके भी उसे याद रख सकते हैं। डिफरेंट टाइप की एनर्जी आती है उसमें, जियो थर्मल, टाइडल एनर्जी। तो जो मैथमेटिकल पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, और जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसका मैं आपको पेज नंबर वरना पीडीएफ अलग से स्क्रीनशॉट करके सेंड कर दूंगा। तो आप उन्हें रीडिंग भी करके जो है वो आपको वो याद हो जाएगा, वरना वो पीएसटी में भी आपने काफी डिटेल में पढ़ा होगा सब। तो काफी हेल्प हो जाएगी वहां से। तो वर्क पावर और एनर्जी की अगर हम बात करें, तो जब हम डिस्कस करते हैं कि बॉडी मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उस पे आप कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है। तो वो डिस्प्लेस होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस टॉपिक्स, प्रीवियस चैप्टर्स में देखी हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम सबसे पहले वर्क की बात करें, हम वर्क को पहले डिफाइन करते हैं। तो वर्क, हम नॉर्मल डेली लाइफ में जो वर्क का वर्ड यूज करते हैं, काम के लिए हम वर्ड का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, तो वो भी एक डिफरेंट चीज है। लेकिन हमारे पास जो साइंटिफिक जो टर्म वर्क की है, उसका मीनिंग ये होता है आपके पास कि जब आप बॉडी पर फोर्स लगाओ तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है। अब आपके पास फोर्स की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में बहुत वेरिएशंस आ सकती हैं। लेट्स सपोज अगर कोई कार को पुश कर रहा है तो उसकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। ठीक है। और अगर कोई बॉक्स को लिफ्ट कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर डायरेक्शंस डिफरेंट हो जाती हैं। तो इस तरह की एग्जांपल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर सिंपल वर्ड्स में आप वर्क को डिफाइन करो, तो वर्क को आप डिफाइन करते हो प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला भी आपको जो है ना वो टर्निंग इफेक्ट जैसा लगेगा। उसका भी फॉर्मूला सेम था, एफ इंटू डी। यहाँ पर भी फॉर्मूला सेम है, एफ इंटू डी। बस अच्छा दोनों सर, में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह हम डिस्टेंस यूज कर सकते हैं या वो गलत हो जाएगा? हाँ कर सकते हो। क्योंकि जब हम स्पेसिफिक डायरेक्शंस को सॉल्व नहीं कर रहे होते ना, ठीक है, हाँ। तो तब आपके पास जो है वो आप डिस्टेंस का वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है। सही के वेक्टर स्केल में। हाँ, सही। अगर क्योंकि हमारे पास डायरेक्शंस गिवन है तो फिर हमें डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज करना होगा। तो ये डिफरेंस है। लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाता, नॉर्मली नंबर्स ही पूछे जाएंगे इसमें। तो वो कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है। सही। तो ये बेसिक आपके पास फॉर्मूला हो गया, सॉरी बेसिक डेफिनेशन आ गई, सिंपल उसी तरह से जिस तरह टर्निंग इफेक्ट की थी। उसमें भी फोर्स और डी की वैल्यू थी, लेकिन वहां पे डी मोमेंट आर्म था। ठीक है। इसलिए वहां पर डी को सेपरेट किया था, वरना वो वर्क डन के साथ सेम उसका फॉर्मूला कंबाइन हो जाता। फिर हमें पता नहीं चलता कि इसमें से वर्क डन कौन सा है और टर्निंग इफेक्ट कौन सा है। ठीक है। और अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, तो इसके फॉर्मूला में बस डिफरेंस ये होता है कि जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं W इक्वल्स टू एफ इंटू डी, ठीक है, तो अगर हम इसमें वर्क की बात करें, तो ये जो W लिखा हमने वर्क के लिए, ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है, और वो जो हमने टॉर्क किया था लास्ट टाइम, उसमें आपको पता है डायरेक्शंस कितनी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। तो वो आपके पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो एक डिफरेंस ये हो गया आपके पास कि फॉर्मूला दोनों का दिखने में सेम है। ठीक है।
अच्छा, ये क्रॉस भी इसलिए यूज करते हैं कि जब क्रॉस का साइन होता है तो इसका मतलब है हम वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो मैंने वर्क डन में साइन यूज किया है वो मैंने डॉट का किया है। ठीक है, यानी हम स्केलर क्वांटिटी को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आपके पास ये हो गया वर्क डन का सिंपल, जिसमें आप फोर्स को मल्टीप्लाई करवाते हो डिस्प्लेसमेंट से और वो आपको वर्क डन बताता है। ठीक है, और इसमें जो दोनों क्वांटिटीज है, फोर्स और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। क्योंकि जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस होगी तो वो डायरेक्शन तो हमें ऑटोमेटिक पहले से हमें पता होती है। अगर हमने कार को फॉरवर्ड पुश करना है तो हम उसे फॉरवर्ड ही फोर्स लगाएंगे, अपवर्ड नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल सी बात होती है कि डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने बॉक्स को लिफ्ट करना है तो हम बॉक्स को ऊपर की तरफ फोर्स लगा के लिफ्ट करेंगे, फॉरवर्ड फोर्स लगा के लिफ्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। और उसके आगे अगर हम चलते हैं वर्क डन के बाद, इसका एसआई यूनिट अगर हमने लिखना हो, क्योंकि अब नई क्वांटिटीज हैं, इनके यूनिट्स भी डिफरेंट होंगे, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? अब क्योंकि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, कंबाइन करेंगे तो न्यूटन मीटर बन रहा होगा। न्यूटन मीटर तो हमने वहां भी लिखा था, लेकिन वहां पे मोमेंट आर्म था। यहाँ पर हमने ये नहीं देखना कि कितने डिस्टेंस तक हम उसे मूव करवा रहे हैं वर्क डन को, हमने उसकी डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर हमारा यूनिट थोड़ा सा डिफरेंट होगा उससे, वरना दोनों की यूनिट सेम हो जाएंगे, दोनों एक ही क्वांटिटी मेजर कर रहे होंगे, तो फिर दो कॉन्सेप्ट देना गलत हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट हम यूज करेंगे वो जूल्स का सिंबल, जूल्स का यूनिट यूज होगा, जे। ठीक है, न्यूटन मीटर अगर यूज करेंगे तो आपके पास सेम टर्निंग इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और जब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर उसका डेफिनेशन भी एक होना चाहिए। दो डेफिनेशन यूज कर रहे हैं और यूनिट दोनों का सेम आ रहा है, तो फिर वो एक कॉन्सेप्चुअल गलत बात हो जाएगी कि इनमें से कोई एक जो है वो आपके पास रॉन्ग है। ठीक है, तो इसलिए इसका यूनिट जो है वो हम जूल्स यूज करेंगे, जे से। तो ये आपके पास बेसिकली वर्क डन की बात हो गई। और इसमें अगर आप एग्जांपल्स लिखना चाहो तो एग्जाम्पल्स आपके पास बहुत सारी हैं, आप किसी भी एग्जाम्पल को कोट कर सकते हो वर्क डन के लिए। तो एग्जाम्पल ऑफ अ मैन जो ब्लॉक को पुश कर रहा हो या बॉक्स को पुश कर रहा हो। ठीक है, तो वहां पर भी फोर्स अप्लाई होगी और डिस्प्लेसमेंट होगी। अब उसकी अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो सिंपल है, इतनी कोई डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आपके पास एक सरफेस पर बॉक्स को रखा हमने यहाँ पर, ठीक है, इस बॉक्स का मास m, और इस पे जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वो फोर्स अप्लाई की जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमने इसको स्लाइड करना है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी और ये डायरेक्शन होगी आपके पास डिस्प्लेसमेंट की, कि जिस डायरेक्शन में बॉक्स ने मूव करना है। और इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे हम तो हमारे पास वर्क की क्वांटिटी आ जाएगी कि आपने फोर्स कितनी अप्लाई की और किस डायरेक्शन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट हुई। ठीक है, और इसमें फिर ये है कि अगर ब्लॉक को या बॉक्स को लिफ्ट करना हो तो फिर हमारी फोर्स की डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी और ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड होगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी डायरेक्शंस भी वेरी करती हैं। तो ये वर्क डन का कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है, ये तो बेसिक आइडिया है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। और इसके आगे अगर हम देखते हैं, एनर्जी और पावर का टॉपिक थोड़ा सा आपके पास डिटेल्ड होगा, वर्क का इतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है। बस इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए और इसकी डेफिनेशन। अच्छा, अब एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी को डिफाइन करना हो सबसे पहले, तो एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? अब एनर्जी हमें डेली लाइफ में तो पता है कि अगर हमें वर्क करना है तो हमें उसके लिए एनर्जी तो चाहिए।
ठीक है। और उस एनर्जी के लिए फिर आप सिंपल वर्ड्स में ये डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन करोगे सिंपल? अगर साइंटिफिक अभी नहीं भी लिखते, जर्नली डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? अब क्योंकि एनर्जी से आपको, आप डिफाइन इस तरह से कर सकते हो, एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में हम लिख सकते हैं कि जो वर्क करने के लिए आपकी एबिलिटी होगी, ठीक है, जो आपको वहां पर एनर्जी जिस फॉर्म में मिल रही होगी, तो वो बेसिकली आपको काम करने में हेल्प कर रही है। ठीक है। अगर एनर्जी वहां पर नहीं कंज्यूम कर रहे, तो इसका मतलब है आप काफी टाइम तक वो वर्क डन भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पर ब्रेक आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी सारी यूटिलाइज हो चुकी होगी, आपकी सारी कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद बाकी एनर्जी नहीं होगी न्यू वर्क डन करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट है एनर्जी के लिए, कि एबिलिटी टू डू वर्क। और हमारे पास जो एनर्जी की जर्नल टाइप्स अगर हम डिस्कस करें, वैसे तो इंडिविजुअल बहुत सारी टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जर्नली जो बात करते हैं, जिनका फॉर्मूला भी हमने यूज करना है अपनी इक्वेशंस में, उसमें से पहली आपके पास एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी, और सेकंड आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब हमने इनमें डिफरेंस देखना है कि इनमें डिफरेंस क्या होगा। और इनका डिफरेंस इस तरह से होगा कि सबसे पहले अगर हम काइनेटिक की बात करें, या हम एक एग्जांपल लेते हैं फिर हम दोनों को डिफाइन करते हैं। लेट सपोज अगर आपके पास एक हाइट पर एक बॉल को रखा हो, ठीक है, यहाँ पर हमने हाइट पर एक ऑब्जेक्ट को रखा, और यहाँ से हमने उसको बस फ्रीली ड्रॉप करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने उसे हाइट पर रख दिया, और यहाँ से जब हम इसे थोड़ा सा रोल करेंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर एनर्जी कौन सी है। तो पहले मैं दोनों की डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आप आइडेंटिफाई करना कि कौन सी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। तो अगर हम पहली एनर्जी को डिफाइन करें काइनेटिक, तो उसके लिए हम लिखते हैं एनर्जी ड्यू टू अ मोशन ऑफ अ बॉडी। तो जो बॉडी की मोशन देख के आप एनर्जी को डिफाइन करोगे, वो एनर्जी आपके पास काइनेटिक होगी। ठीक है, तो एनर्जी ड्यू टू अ मोशन ऑफ अ बॉडी, वो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास। ये आपके पास होगी काइनेटिक एनर्जी के ई। और जो सेकंड टाइप हम डिफाइन करते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं एनर्जी ड्यू टू अ पोजीशन ऑफ अ बॉडी। एनर्जी ड्यू टू अ पोजीशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो आपके पास जो है वो ये एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये दोनों की बेसिक बेसिक डेफिनेशन आ गई। तो अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पर देखें कि जब बॉडी को हाइट पर रखा है हमने, अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रही,
तो अभी कौन सी एनर्जी होगी यहाँ पर? काइनेटिक तो नहीं होगी, क्योंकि बॉडी मोशन में नहीं है, तो इसका मतलब है वहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ठीक है। और दूसरी जो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, पोजीशन वाला, पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह से हमारे पास रबर बैंड की एग्जांपल होती है, हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर कर रहे हैं हम। ठीक है, हमने उसे स्ट्रेच किया, उसे फोर्स लगाई, तो हमने उसको एनर्जी दी, उसमें एनर्जी स्टोर की। ठीक है, तो वो एनर्जी आपके पास रबर बैंड में स्टोर हो जाएगी, और उस एनर्जी को आप पोटेंशियल एनर्जी कहोगे। ठीक है, जिस तरह वो गेम होता है मोबाइल फोन में, जो एंग्री बर्ड का गेम लोग खेलते हैं फोन में। ठीक है, तो उस गेम में भी क्या होता है कि आप जितना स्ट्रेच करोगे उसे, तो आपको बताइए उतना डिस्टेंस कवर करेगा। अभी आपने रिलीज नहीं किया, आपने सिर्फ स्ट्रेच करके रखा है, और अभी आपने उसे रिलीज नहीं किया, लेकिन आपको ये पता है कि ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें एनर्जी इतनी स्टोर हो रही है जो इसे इतने डिस्टेंस तक लेकर जाएगी। ठीक है, तो वो जो आपके पास इंटरनल एनर्जी स्टोर हो रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो वो हमें पोजीशन देखकर आइडिया हो जाता है। अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा रबर बैंड, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर इतनी एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप बॉल को बहुत हाइट पर ले जाओ और वहां से उसे छोड़ो, तो आपको पता है वो ग्राउंड को हिट करने के बाद बहुत ऊपर बाउंस करेगी जब बाउंस बैक होगा। या आप किसी ऑब्जेक्ट की एग्जांपल ले लो, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाइट से गिरता है, तो हमें पता होता है कि ये वहां गिरने के बाद टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी उसमें स्टोर होती है, ग्रेविटी फिर उसे अपनी तरफ जब पुल करती है, तो वो एनर्जी जो है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, और फिर फाइनली जो है वो ग्राउंड को जाकर जब हिट करती है, तो मैक्सिमम इम्पैक्ट मिलता है उसको। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर जो इस पॉइंट पर एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, और जब ये बॉल डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब है कि यहाँ कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। और जो ये बीच वाला पार्ट कवर करेगा, ये जो सेंट्रल पार्ट हमारे पास है, ये जो कवर होगा, तो इस पूरे पाथ पे जो आपके पास प्रोसेस फॉलो होगा, वो प्रोसेस ये फॉलो हो रहा होगा कि आपके पास एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, कि पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बॉडी की, वो आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि बॉल आपको यहाँ पर मोशन में नजर आ रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? तो पहले जो है वो जी सर। हाँ, पहले पोटेंशियल मैक्सिमम थी हाइट पर, और फिर जब उसने पाथ कवर किया, तो वो कन्वर्जन में आई, और जब बिल्कुल ग्राउंड को हिट करने वाली होगी बहुत माइक्रो सेकंड्स पहले, या आप चलो कह लो कि जब वो ग्राउंड को हिट करेगी, तो उस वक्त उसकी कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी? काइनेटिक। ठीक है, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से हिट करेगी, और उसके बाद फिर एनर्जी आपके पास, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो हमने ये देख लिया कि एक एग्जांपल में हमारे पास दोनों एनर्जीज आ गई, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ से और ड्राइव होती है, कि हमने एक बेसिक लॉ बहुत पहले बेसिक साइंस में और केमिस्ट्री में भी शायद आपने पढ़ा हो, जिसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हो। तो अगर हम यहाँ इस एग्जाम्पल को रिलेट करना चाहें, तो ये उसी एग्जाम्पल से रिलेट होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपके पास ये होता है कि हमें पता है कि हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते। हमने बॉल को हाइट पे रखा, हमने सिर्फ जाके उसे रखा है वहां हाइट पर,
तो हमने कुछ ऐसा नहीं किया स्पेशल कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो। ठीक है, तो वो चीजें नेचुरली है, क्योंकि हमें पता है कि हम एनर्जी को खुद से बना नहीं सकते, हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आजकल जो है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं, तो इन सब प्रोसेस में हमें पता है कि हम सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम बना नहीं सकते। तो जीरो से कोई भी एनर्जी, हम नई टाइप ऑफ एनर्जी अगर कोई हमसे कहे, तो हम कोई भी जो है वो एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते। ना किसी भी रिएक्शन, ना किसी भी प्रोसेस में एनर्जी अब तक क्रिएट हुई। ठीक है, हम सिर्फ एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, energy can neither be created nor it can be destroyed। ना हम खुद से ड्राइव कर सकते हैं, ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। nor it can be destroyed। और जो एक प्रोसेस हम अपनी डेली लाइफ में कर रहे होते हैं वो ये है, बट कैन बी कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, तो ये बेसिक सा लॉ है आपके पास एनर्जी से रिलेटेड, और जो कि आपके पास बहुत फंडामेंटल लॉ है कि इस पे आप देख सकते हो कि एनर्जी की क्रिएशन और एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, हम सिर्फ कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कहीं पर अगर लिखा होता है कि एनर्जी जीरो, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, या वो उस फॉर्म में नहीं है जिसमें वो इनिशियली थी। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास अभी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ मैक्सिमम थी और बाद में काइनेटिक आ गई, तो इसका मतलब है पहले काइनेटिक जीरो थी, इसका मतलब है वहां पे सारी काइनेटिक जब हम उसे ऊपर लेकर जा रहे थे, तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी थी क्योंकि वो मूव कर रहा था। और मूव करने के बाद जब हमने उसे टॉप पे रखा तो उसकी सारी काइनेटिक कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल में। और जब वो वहां से मूव करेगा तो उसकी पोटेंशियल दोबारा कन्वर्ट होगी काइनेटिक में ग्राउंड तक आते आते। ठीक है, एक तो सिचुएशन ये हो गई, और यहाँ पे आपके पास एनर्जी का कन्वर्जन भी आ गया। और अब हम इनके अगर फॉर्मूला की बात करें कि इनका फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे काइनेटिक के लिए, पोटेंशियल के लिए, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला लिखें और पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला लिखें, तो काइनेटिक के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो हम यूज करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि इसमें बॉडी की स्पीड का लिंक है, बॉडी की मोशन है, तो यहाँ पे वेलोसिटी, मास और 1/2। और अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा हमारे पास मास इंटू ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला हमारे पास पोटेंशियल का होगा और ये फॉर्मूला हमारे पास काइनेटिक का होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने यूज करनी है कैलकुलेशन में। जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से आपके पास ये फॉर्मूला और ये वैल्यूज यूज कर सकते हो आप अपनी कैलकुलेशन में। क्योंकि काइनेटिक में मोशन था इसलिए उसमें वेलोसिटी आया, और
पोटेंशियल में ग्रेविटी की जो है वो ज़्यादा आपके पास इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि जितना आप हाइट के अकॉर्डिंगली पोजीशन चेंज कर रहे हो, या आप इसमें नॉर्मल जो है वो किसी भी चीज़ को स्ट्रेच या कंप्रेस कर रहे हो, तो वहां पर जो है वो हमारे पास फिर डिस्टेंस और ग्रेविटी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एज कम्पेयर टू वेलोसिटी। ठीक है। तो ये स्मॉल जी जो है वो हमारे पास ग्रेविटी की स्ट्रेंथ होगी, यानी ग्रेविटी की वैल्यू ऑन अर्थ या जिस सरफेस पे भी अगर हम बात कर रहे हो, और एच जो है वो हाइट होगी, और एम जो है वो मास को रिप्रेजेंट करेगा। तो सारे फैक्टर नोन है, कोई ऐसा नहीं है कि अननोन फैक्टर पहली बार आया हो। सारे फैक्टर्स आपके पास पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं। तो काइनेटिक और पोटेंशियल में कंफ्यूजन नहीं है। तो अगर हम थोड़ी सी टाइप्स की बात करें कि आपके पास और कितनी टाइप्स की एनर्जीज हो सकती हैं, अगर उसमें से हम कुछ मेजर मेजर फेमस एग्जांपल्स को कोट डाउन करें, तो उसमें आपको पता है कि केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसमें आपके पास केमिकल हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल हो गई, और उसके अलावा थर्मल हो गई जो हीट की फॉर्म में हमें मिलती है। ठीक है, लाइट की एनर्जी हमें मिल रही है बिल्कुल वेव्स की फॉर्म में। तो इस तरह से हमारे पास काफी टाइप की एनर्जीज हमें मिल जाएंगी, और इनकी कन्वर्जन्स भी फिर इसी तरह से होती हैं कि अगर हम इनकी सबकी कन्वर्जन्स की बात करें, तो हम इन सबको आपस में इंटरचेंज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। मतलब अगर आप देखो, अभी तो हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी काइनेटिक टू पोटेंशियल। अगर हम इसमें कन्वर्जन की बात करें और एक एग्जांपल डिस्कस करें विंड मिल की, ठीक है, तो विंड मिल का काम क्या होता है कि आपके पास वो ओपन एरिया में हाइट के ऊपर एक फैन कनेक्ट होता है, और जिसमें पूरा सेटअप वायरिंग कॉइलिंग सब की होती है। अब उसका काम ये होता है कि जब वहां पर कंटिन्यूसली एयर फ्लो करती है, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे होते हैं काफी स्पीड से क्योंकि ओपन एरिया है, तो वो विंड 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 मिल के ब्लेड्स को जो है वो स्ट्राइक करते हैं, और विंड मिल के ब्लेड्स जो है वहां पर मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल होता है कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उस टाइप की जो एनर्जीज आएंगी वो मैकेनिकल में आएगी। तो विंड मिल में क्या हो रहा है कि हम मैकेनिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी को हमने यूज करके किस में कन्वर्ट किया? जो हमारी कन्वर्जन होगी वो किस टाइप में हो जाएगी? क्योंकि उसका काम ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे वो। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरह की आपके पास कन्वर्जन्स की एग्जांपल्स आपकी बुक में भी काफी सारी मेंशन होंगी, आप वहां से भी उन्हें देख सकते हो। और इसके अलावा अगर आप सोलर पैनल की एग्जांपल लो, बहुत कॉमन एग्जांपल है, हम डेली लाइफ में बहुत इजीली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब सोलर पैनल का काम क्या होगा? ये सोलर पैनल आप यूज कर सकते हो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, या थर्मल एनर्जी आप कह सकते हो। तो ये हीट एनर्जी को यूज करके कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप खुद भी एक बार रीड करना। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछना। जिस तरह डैम्स में होता है, डैम्स की एग्जांपल में भी ये होता है कि वाटर को बहुत हाइट से हम मूव करवाते हैं। ठीक है, और वो जो वहां पर प्रोपेलर्स लगे होते हैं, बड़े साइज में जो फैंस होते हैं, वो वाटर उस पे जाके जब फॉल करता है तो उनमें रोटेशन होती है। तो वहां पर भी हम मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से फिर और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप जितनी कन्वर्जन देखना चाहो देख सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ कन्वर्जन हैं। मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, वरना बुक का पेज नंबर रेफर कर दूंगा, वहां से आप और कन्वर्जन भी स्टडी कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद अगर हम ये बात करें कि एनर्जी से रिलेटेड, कि अगर हमने ये फाइंड आउट करना हो कि हमारे पास डिफरेंट तरह की मशीन्स होती हैं, डिफरेंट तरह के वर्क डन होते हैं, तो हमने ये अगर कैलकुलेट करना हो कि कौन सा सिस्टम कितना एफिशिएंट है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब ये वो वाला क्वेश्चन है कि अगर आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो अपनी किसी भी टेस्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो? आप क्या करते हो कि अपने जो ऑब्टेन मार्क्स है उनको डिवाइड करते हो बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई करते हो 100 से। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर एफिशिएंसी में एनर्जी के लिए यूज करना है। तो अगर हम यहाँ पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखें फॉर एनर्जी, या आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, एफिशिएंसी का फॉर्मूला वो जर्नल है, स्पेसिफिक हम उसे किसी भी टर्म के साथ लिंक कर सकते हैं। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें यहाँ पर, तो एफिशिएंसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं एनर्जी की टर्म्स में। लेट सपोज हमने परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंट वो एफिशिएंट है या नहीं, तो हम उसको सिंपल कैलकुलेट करेंगे कि जो हमने यूजफुल एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया, या जो एनर्जी हमने यूज की, ठीक है, यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय जो एनर्जी हमने यूज कर ली उसको हमने डिवाइड करना है जो एनर्जी हमने सप्लाई की थी, टोटल एनर्जी इनपुट। जिस तरह अगर हम बाइक और कार की एग्जांपल लें, उसमें हम ऑयल यूज करते हैं अपने इंजन में। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज की रेफरेंस के लिए। तो ये आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हम जो ऑयल यूज करते हैं हमारी बाइक्स में और कार्स में, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो ऑयल और जो कार और इंजन में यूज हो रहा है, वो 100% एफिशिएंट, या आप फ्यूल की एग्जांपल लो, वो 100% हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब यूज कर रहे होते हो ऑयल को या उस फ्यूल को अपने इंजन में, तो कुछ वहां पर हीट एनर्जी की वजह से आपकी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, हमारी केमिकल एनर्जी थी फ्यूल की, हम फ्यूल यूज कर रहे हैं कार में, बाइक में, तो वो केमिकल एनर्जी की टाइप है, क्योंकि वो केमिकली बना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो वो केमिकल एनर्जी होगी। तो वहां पर जब हम उसे यूज कर रहे हैं कार में या बाइक में, तो यूज करने में क्या हो रहा है कि हम केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमने कार को ड्राइव करना है, बाइक को राइड करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो हम उसको मैकेनिकली मूव करना चाह रहे हैं। तो हमारा पर्पज है केमिकल टू मैकेनिकल जाना। लेकिन उसके बीच में आपने देखा कि अगर 5 10 15 मिनट तक राइड या ड्राइव कर रहे हो, तो आपका इंजन हीटअप हो जाता है। अब वो इंजन जो हीटअप हो रहा है, बहुत कम हीटअप हो, ये नहीं बहुत ज्यादा हीटअप हो, तो अब वहां पर थर्मल एनर्जी आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो केमिकल एनर्जी का पर्पस था कि उसे मैकेनिकल में कन्वर्ट करना, तो वो कंप्लीटली मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं कर पाया, कुछ उसकी जो एनर्जी थी वो थर्मल में भी कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो इस वजह से 100% एफिशिएंसी नहीं मिलती है हमें। इसलिए हम फिर एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करते हैं कि कितना परसेंट एफिशिएंट था उसका हमें आइडिया हो।
ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? और इसके अलावा हम अगर पावर के लिए लिखें, जो लास्ट टर्म हमने डिस्कस करनी है पावर की, तो अगर फॉर्मूला पावर के लिए भी लिखना हो तो पावर के लिए भी फॉर्मूला तो सेम होगा, कि हमने परसेंट ऑफ एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है पावर के लिए। तो हम उसमें बस एनर्जी की जगह पे पावर की टर्म यूज कर लेंगे, यूजफुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनपुट। ठीक है, ये आपके पास आउटपुट और इनपुट का डिवीजन आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं पावर के लिए। अब पावर का कॉन्सेप्ट अभी तक हमने डिस्कस किया नहीं है, तो अगर हम पावर को डिस्कस करते हैं तो पावर को आप डिफाइन इस तरह से कर सकते हो। पावर के लिए आपके पास अभी हमने देखा कि एनर्जी जो है वो, उसके लिए हमने डिफाइन किया था एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, जो हमें वर्क करने के लिए एबिलिटी चाहिए होगी वो हमारे पास एनर्जी की टर्म को डिफाइन करेगी। और उससे फर्दर अगर हम पावर की तरफ जाते हैं तो पावर आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा। और पावर में आप इस तरह से डिफाइन करोगे कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट पावर का आ गया कि जितने टाइम में आप वर्क डन परफॉर्म कर रहे हो अपना। ठीक है, अब जिस तरह से हम कार बाइक्स और अपनी डेली लाइफ में पावर का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो हम उसमें ये देख रहे होते हैं कि अगर कोई कार बहुत फास्ट है तो इसका मतलब है वो बहुत शॉर्ट टाइम में डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसलिए उसकी पावर ज्यादा है, उसकी इंजन की पावर ज्यादा है। ठीक है, तो वहां पर भी कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क का, कि उसने जो पाथ कवर करना था वो उसने जल्दी कवर कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि उसकी पावर ज्यादा है। और जो दूसरी कार स्लो मूव कर रही थी उसने ज्यादा टाइम लिया डिस्टेंस कवर करने में, तो इसका मतलब ये है कि उसकी इंजन की पावर फर्स्ट कार के कंपैरिजन में कम है, तो उसका वर्क जो पावर होगी, उसका वर्क डन जो होगा वो फर्स्ट कार से स्लो होगा। ठीक है, और दूसरा आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि जितनी एनर्जी आप ट्रांसफर कर रहे हो पर यूनिट टाइम, तो सेकंड डेफिनेशन आपके पास इस फॉर्म में आएगी, क्योंकि जब वर्क डन हो रहा है तो एनर्जी का भी ट्रांसफर चल रहा है वहां पर। तो आपके पास सेकंड डेफिनेशन होगी एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो जितने शॉर्ट टाइम में आप मैक्सिमम एनर्जी सप्लाई कर लोगे उसका मतलब है पावर उतनी आपके पास मैक्सिमम है। जितने शॉर्ट टाइम में आप वर्क डन कर लोगे उसका मतलब है कि आपका वर्क डन और आपकी पावर जो है वो उतनी मैक्सिमम होगी। ठीक है, और आपने देखा होगा जिस तरह से हम वाटर पंप और डिफरेंट इंजन यूज करते हैं, ठीक है, उस पर उनकी पावर्स लिखी होती है एचपी में। ठीक है, तो वो एचपी जो है वो पावर का यूनिट है, लेकिन क्योंकि वहां पर आपके पास जो वैल्यूज होती हैं वो ग्रेटर होती हैं, वो हंड्रेड्स में या टेंस की वैल्यूज में नहीं होती, तो वो वैल्यूज ग्रेटर होने की वजह से हम फिर मेगा स्ट्रक्चर पर जो है वो पावर का डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ प्रीवियसली जो एनर्जी की हमने बात की थी, ठीक है, एनर्जी के अगर आप यूनिट्स लिखो तो एनर्जी का भी जो एसआई यूनिट होता है वो जूल्स ही होता है।
तो आपके पास कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा यूनिट जो होगा वो एनर्जी का, वो जूल्स होगा, वर्क डन का भी और एनर्जी का भी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी सिर्फ एबिलिटी है वर्क करने की, मेन लिंक तो वो वर्क डन से ही हो रहा है, बस उसमें टाइप्स डिफरेंट आ गई। और पावर की अगर हम बात करें, तो अब पावर में जो है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमें रेट का मतलब पता है कि टाइम से डिवाइड करना होता है, तो P इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया रेट ऑफ डूइंग वर्क के लिए। और अगर हम इसका ऐसा यूनिट लिखें, तो इसका जो ऐसा यूनिट हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, और जो मशीनरीज में यूज होता है वो तो दोनों डिफरेंट है। ऐसा यूनिट जिसका यूज करते हैं हम वो वॉट करते हैं, WATT। और जो इसका सेकंड यूनिट है जो आपके पास हैवी मशीनरीज और दूसरे डिफरेंट मशीन्स में यूज होता है, वो आपके पास होता है हॉर्स पावर। वो जो HP लिखा हुआ होता है उसका मतलब हॉर्स पावर होता है। ठीक है, और उस हॉर्स पावर का मीनिंग ये कि 1 हॉर्स पावर जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है आपके पास 746 वॉट के। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है HP की। तो HP में ये होता है हमारे पास वैल्यूज बहुत शॉर्ट हो जाती हैं, हमें लेंदी नंबर्स लिए लिखने होते हैं। अगर हमारे पास पावर हंड्रेड्स में है, तो हम उसको HP की हेल्प से जो है वो सिंगल डिजिट्स में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास मेगा उस पे जो यूनिट्स यूज होते हैं वो HP होंगे। और सिंपल जो टर्म्स में हम वॉट यूज करेंगे। और जो हमने ये सेकंड डेफिनेशन लिखी है, सेकंड डेफिनेशन एनर्जी से रिलेटेड है। तो अगर आप इसका सेकंड फॉर्मूला लिखना चाहो, तो वो फॉर्मूला होगा जितनी भी एनर्जी हमने ट्रांसफर की गिवन टाइम में, तो वो आपका पावर का सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है।